नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट देवाशीष शर्मा और आप आज हमारे खास कार्यक्रम पॉडकास्ट में ये देखने वाले हैं कि आखिरकार फिरोजाबाद की जो ज्वलंत समस्या है, क्या चूड़ी का उद्योग बंदी के कगार पर है, क्या कारण है, गैस को लेकर क्या किल्लत है, क्योंकि फिरोजाबाद का जो कांच उद्योग है वो कहीं ना कहीं नेचुरल गैस बेस्ड है। बिना गैस के यहाँ कुछ भी नहीं होता। चूड़ी जुड़ाई और झलाई के बिना चूड़ी फ्रेश तैयार नहीं होगी और चूड़ी झलाई और जुड़ाई के लिए गैस की आवश्यकता होती है। वहीं दूसरी तरफ सरकार ने नेचुरल गैस के दामों में कोई बढ़ोतरी नहीं की, उसके बावजूद मटेरियल पर, जो फ्रेश मटेरियल है जो कारखानों से बनकर तैयार आता है, उस पर रेट कहीं ना कहीं उद्योगपतियों के द्वारा बढ़ा दिए गए, जिसके बाद से छोटे व्यापारी, जो फिरोजाबाद के छोटे कांच व्यापारी हैं, वो लगातार आंदोलनरत हैं। ऐसे ही एक चूड़ी व्यापारी के साथ में इस समय उनके स्टॉक पर बैठा हुआ हूं, उनसे हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है राजीव बंसल जी। बंसल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो सबसे पहले तो बंसल जी, आपसे यही जानना चाहूंगा कि आखिरकार समस्या कहां आ रही है। जब सरकार ने रेट में, गैस की रेट में कोई बढ़ोतरी नहीं की, फिर चूड़ी उद्योग क्यों बंदी के कगार पर है, क्या कारण है, बताएं जरा दर्शकों। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने कम से कम हम जैसे छोटे लोगों की एक आवाज उठाने की या सुनने की कोशिश की है। मेरा सबसे पहला कहना यह है कि जब हमारी सरकार इतनी संवेदनशील है, जब हर छोटी बड़ी अपनी चीजों पर नजर रखे हुए है, तो मेरा सबसे पहले चूड़ी उद्योग के उद्योगपतियों से यह कहना यह है कि जब हमें एपीएम गैस सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मिली थी, उस एपीएम गैस पर किन्हीं लोगों ने, मतलब चार चंद लोगों ने कब्जा कैसे कर लिया। चलो ये तो अतीत की बातें हैं, लेकिन आज सबसे पहले मेरे जो हमारा एपीएम कोटा है 11 लाख घन मीटर, मेरे हिसाब से मुझे जो आज तक याद हुआ है कि हमारी सरकार ने उस पर आज तक 1 इंच, मतलब 1 ग्राम भी गैस कम नहीं की है। लोगों ने जब अपने आप में ज्यादा प्रोडक्शन करने के लिए आरएलजी का कोटा लिया था, उस पर आरएलजी पर कुछ गैस की कटौती सरकार के द्वारा हुई है, लेकिन मेरा कहना यह है कि आरएलजी जो कोटा है वो सिर्फ चार चंद लोगों का मतलब यह है कहने का कि जो टैंक भट्टियां हैं, ऑटोमेटिक भट्टियां हैं, उन्होंने 70% कब्जा उस हमारी एपीएम गैस पर कर लिया। और वो सिर्फ 70% जो हमारी गैस खपत कर रहे हैं वो सिर्फ 10 चंद लोग हैं। और जो चूड़ी उद्योग है उसमें 100 भट्टियां लगभग काम करती हैं, 60-70 फॉट भट्टियां काम करती हैं, 3-4 टैंक फर्नेस काम करती हैं। लेकिन उस जो टैंक फर्नेस हैं और ऑटोमेटिक जो प्लांट हैं, उन पर सिर्फ रोजगार मिलता है, मान लो हमें 10 भट्टियों पर 10,000 आदमियों का, और चूड़ी उद्योग पर रोजगार मिलता है हमें 2.5 लाख लोगों का। तो आप बताइए किसकी तरफ हमें विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। मेरा विशेष रूप से अपने डीएम, जैसे मैं तो फिरोजाबाद में जो डीएम साहब हैं उनको मुख्यमंत्री मानता हूं, क्योंकि सबसे पहली नजर उन्हीं की जानी चाहिए। तो मेरा उनसे विनम्र निवेदन यह है कि अगर फिरोजाबाद में कहीं गैस की किल्लत है और हमें एपीएम मिल रही है सुचारू रूप से, तो चूड़ी उद्योग को मेरे हिसाब से सुचारू रूप से चलना चाहिए। अगर वो 10 लोग, जैसे हमने कोरोना काल में कुछ बंद हुई थी फैक्ट्रियां, अगर आज भी मान लो जो ऑटोमेटिक प्लांट बंद हो जाएंगे तो कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। बल्कि हमारे जो 2.5 लाख लोग चूड़ी उद्योग से कार्यरत हैं, झलाई है, चुड़ाई है, लेबर है, कारखानों की गर्म कारीगर है, इन सब लोगों पर जो प्रभाव पड़ रहा है, और विशेष रूप से हम जैसे छोटे छोटे दुकानदार जो चूड़ी को डेकोरेशन करते हैं, ये तो हम लोग बंदी के कगार पर आ रहे हैं। क्योंकि जो कारखानदार जो हुआ हमारा बना रहा है कि 30-35% की तेजी आ जाएगी, तो इस पर हमें लगाम लगानी पड़ेगी, हमारी सरकार को लगाम लगानी पड़ेगी कि अगर 10 लोग को हमें रोकना पड़े। जी, तेजी कैसे आ जाएगी जब गैस के दाम बढ़े नहीं, रॉ मटेरियल के दाम बढ़े नहीं, तो फिर कैसे तेजी आ गई। मैंने आपको क्या कहा, जो गैस है हमारी उस पर 70% चंद लोगों ने कब्जा कर लिया है। किसने कब्जा कर लिया है? ये जो ऑटोमेटिक जो प्लांट हैं, एक में 40-40 टन गैस खर्च होती है, यानी कि 5 लाख घन मीटर ये 8-10 फैक्ट्रियों में ही खर्च हो जाती है। जबकि हमारे चूड़ी उद्योग के लिए जो गैस मिली थी वो सारी कब्जा इन्होंने कर लिया है। जब हमारे गैस मिल रही है वो गैस चूड़ी उद्योग के लिए है, आपका ये कहना? बिल्कुल है, चूड़ी उद्योग के लिए। आप देखिए जब छानने में, जब अब इस गैस का इस्तेमाल कौन लोग कर रहे हैं? ऑटोमेटिक वाले कर रहे हैं, विशेष रूप से जो चूड़ी मशीनें लगी हुई हैं। जी, क्या बनाते हैं वो? अरे वो तो शराब का पौवा बनाते हैं। अच्छा, उसमें सिर्फ शराब का पौवा बनता है जी, जिससे ना तो हमारी अर्थव्यवस्था पर कोई फर्क पड़ेगा, और अगर मान लो वो फैक्ट्री का प्रोडक्शन रुक भी जाएगा तो
जो 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 डिस्टिलरियां जितनी भी होती हैं जी। वो लगभग एक एक महीने का अपना स्टॉक रखती हैं। शराब के पौवे के साथ में कुछ टोमेटो केचप की बॉटल्स और दूध की बॉटल्स, ये भी तो ये तो बहुत कम मात्रा में बनता है, जी 80% तो शराब का पौवा ही बनता है। जी तो मेरा सिर्फ यही कहना है आपके माध्यम से सरकार से और विशेष रूप से जिलाधिकारी महोदय से कि अगर मेरी बात सही हो, थोड़ी भी मतलब एक छोटा आदमी हूं मैं तो तुच्छ, अगर छोटी भी बात मेरी सही लगे तो इन टैंक जो ऑटोमेटिक वाले प्लांट हैं उनको कुछ दिन के लिए जब आपदा है तो रोकने में क्या हर्ज है। मोरबी जो है पूरा इंडस्ट्रियल एरिया बंद हो गया, खुर्जा पूरा बंद हो गया, कि हमारा फिरोजाबाद भी पूरा बंद कराना चाहते हो। आपके चूड़ी के कारखाने कितने हैं और कितने बंद हो चुके हैं, कितने सुचारू? पॉट भट्टियां हैं लगभग 60-70 जी और टैंक फर्नेस जो टैंक का मतलब होता है जो सफेद चूड़ी बनाते हैं जी वो भट्टियां लगभग 10 के करीब हैं। जी उनके ऊपर तो गैस की जितनी भी खपत है ये जो ऑटोमेटिक वाले लेते हैं, एक भट्टी की 10 भट्टियों की गैस खा जाते हैं। अगर वो 10 भट्टियों की गैस बच जाएगी तो हमारा ऑटोमेटिक काम सही चलता रहेगा और यहाँ पैनिक भी नहीं होगा। नहीं तो चूड़ी के कारखाने कुछ बंद हो गए या अभी चल रहे हैं सारे? चूड़ी का कारखाने तो अभी इसलिए बंद थे कि थोड़ा सा त्योहार भी था, जी ईद का मौसम था, होली भी थी हमारी, तो कुछ कारखाने पहले से ही बंद थे। और ये लोग जो पैनिक फैला करके जो अब हमारे चूड़ी उद्योगपति भी कोई कम होशियार नहीं है, जी ये पैनिक फैला करके 20-25-30% की तेजी डालना चाहते हैं, जी जबकि मेरे हिसाब से कोई भी फर्क आना नहीं चाहिए। जी। तो सरकार का हमारा आदमी, ये सरकार हमारी बार बार ये कह रही है, या गैस के प्रबंधक महोदय की बार बार कह रहे हैं कि हमारे यहाँ से गैस की वजह से कोई प्रोडक्शन कम नहीं हो रहा है, फिर ये भ्रम क्यों हो रहा है। अच्छा, आप लोगों की लगातार आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, क्या कभी इस विषय पर आपने सांसद, विधायक या फिर जिला अधिकारी इन लोगों से कभी मुलाकात की, उन लोगों को उनको अपना दर्द बताया, लिखित में कोई शिकायत की? मालिया जी मैं आपको बताऊं कि शिकायत तो उससे की जाए कि जो आदमी हमारी बात सुनने को तैयार हो। सांसद जी दिल्ली रहते हैं और विपक्ष में है वो, तो मुझे तो नहीं लगता कि उनकी बात में कोई प्रायोरिटी होगी, लेकिन जो हमारे यहाँ जनप्रतिनिधि है वो ही उन ज्यादातर जो प्रोडक्शन है बड़े लोगों का, तो हो सकता है कि उनका कोई घोलमेल हो। किसका? अरे जो जनप्रतिनिधि है अगर वो इस तरफ ध्यान भी दे रहे हैं कि 2.5 लाख लोग बेरोजगार होंगे, नहीं तो आप उन्हें बताइए ना, आप अपनी वेदना से तो व्यक्त वो सब चीजें परिचित है, लेकिन इस परिस्थितियों में भी वो पता नहीं क्यों अपनी आंखें बंद करे हुए बैठे हुए हैं। नहीं, जब आप, एक कहावत है, बुजुर्ग लोग कहा करते थे कि माँ भी जब दूध पिलाती है जब बच्चा रोता है, तो जब आप शिकायत ही नहीं करेंगे तो उनको कैसे पता लगेगा कि आप परेशान हैं? फालिया जी मैं या मेरा संस्था व्यक्तिगत रूप से उनसे शिकायत करने क्यों जाएंगे आप बताइए। नहीं, वो या तो वो हमारे माई बाप हैं, नहीं, जनप्रतिनिधि हैं, आपने चुनकर, आपने और तो ये सब जनप्रतिनिधि की नजर पर है कि हमें क्या करना चाहिए। जैसे मैं आपके सामने आज डायरेक्ट बोल रहा हूँ तो हो सकता है कि मेरे पास भी कोई दबाव आ जाए। नहीं, वो तो लगातार आप देखिए, मौजूदा अगर बात करें सदर विधानसभा की, अगर बात करें सबसे ज्यादा कारखाने यहाँ है। सदर विधानसभा से सदर विधायक मनीष दसीजा जी है और वो लगातार जनता की बातों को सुनते हैं, उनकी समस्याओं का निदान कराते हैं। एक फिरोजाबाद का इकलौता ऐसा जनप्रतिनिधि है जो 12 महीने घर अपने आवास पर जनता दरबार लगाकर जनता की समस्याओं को सुनते हैं, उनका समाधान कराते हैं। तो क्यों फिर आप सभी छोटे उद्योगपति उनके पास नहीं जाते? आलिया जी ये बातें कुछ कहने में और करने में और सुनने में बहुत बड़ा फर्क होता है। मैं किसी की कोई बुराई नहीं कर रहा हूँ, ना किसी पे कोई दोष दे रहा हूँ। जब मैं तो इतना पूछा हूँ, आप शिकायत उनसे क्यों नहीं कर रहे? नहीं तो हम अपने जो है, अब जैसे हमने बहुत कर लिया है, अब एक हम उनको भी ज्ञापन दे देंगे, डीएम साहब को भी ज्ञापन देंगे कि हमारे चूड़ी उद्योग को सुचारू रूप से चलने दें, और अगर मान लो 5, 7, 10 लोगों की वजह से ये पैनिक बढ़ रहा है तो उनको थोड़ी देर के लिए विराम दे दें। क्या दिक्कत है इसमें बताइए। तो ये बात आप लेकर अधिकारियों के पास और विधायक जी के पास जाएंगे? बिल्कुल जाऊंगा, क्यों नहीं जाएंगे हम। हमारी संस्था पूरी जाएगी और अपनी वेदना, जो हमारे 2.5 लाख लोग बेरोजगार हो रहे हैं और छोटे छोटे जो हम लोग गोदाम वाले हैं, चूड़ी को डेकोरेशन करते हैं, उनकी जो कार्यशील पूंजी है, अगर ये पैनिक रहा, ये आपदा रही तो सब बर्बाद हो जाएंगे और लोग खड़े भी नहीं हो पाएंगे। मैं ये आपको ये बिल्कुल 100% इसीलिए बता रहा हूं कि मैं इस चीज से जुड़ा हुआ हूं पिछले 33 सालों से, और मुझे एक एक चीज की बारीकी मालूम है कि कौन क्या करता है। आपके तमाम सोशल पटल के माध्यम से आपके जो छोटे व्यापारी हैं वो लगातार एक बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि फिरोजाबाद के जो बड़े उद्योगपति हैं कुछ चंद, वो आपदा में अवसर ढूंढ रहे हैं। आखिरकार आपदा में अवसर ढूंढने वाली यहाँ ऐसी कौन सी बात आ गई? मैंने आपको अभी बताई तो है। आपदा का मतलब ये है कि जो ऑटोमेटिक वाले हैं,
इन्होंने लगभग अपने यहाँ पर जो प्रोडक्शन करते हैं वो 70% गैस खा जाती है, जबकि गैस चोरी उद्योग के लिए है। मिली तो उनको नियमानुसार नहीं, ये तो इन्होंने बाद में कन्वर्ट कराई है आरएलजी के रूप में, स्पॉट के रूप में। जैसे जैसे इनको ये लगता रहा कि हमारा जो है उद्योग पनपता रहेगा, तो ये लोग बड़े लोग हैं, इन्होंने आपस में अपने आप ही डाइवर्ट कराते गए हैं। और हमारे चोरी को जो उद्योगपति है वो इस चीज को पता नहीं क्यों नजरअंदाज करता रहा कि उसको जो गैस मिली थी उसमें उसने अपना हक क्यों नहीं जमाया। आज इसी बात की परेशानी है कि उन्होंने वो 70% उस पर कब्जा कर चुके हैं और हमारा चोरी उद्योगपति जो है वो परेशानी के कगार पर है। नहीं, डाइवर्ट कैसे कर देते हैं? जैसा मान लीजिए आप कह रहे हैं चूड़ी के लिए गैस थी, उद्योगपति कैसे उन्होंने कन्वर्ट करा लिया? क्योंकि दिया तो लिखा पढ़ी के अनुसार शासन प्रशासन नहीं दिया उनको गैस, और लगातार अभिलेखों में वो बिल भी जमा कर रहे हैं, नंबर 1 में सब कुछ चल रहा है, फिर कहाँ आपदा में अवसर वाली बात आई? आप लगभग 2000 के करीब करीब जाइए, नेचुरल गैस का बिल और आरएलजी का बिल अलग अलग आता था जी। लेकिन जब ये बड़े लोग शामिल हो जाते हैं या मान लो इनके पास पावर होती है, तो इन्होंने क्या किया है, आरएलजी प्लस एपीएम और प्लस स्पॉट्स, ये तीनों को मिलाकर के एक रेट निकलवा दिए मिल करके। इससे क्या हुआ कि पूरे हिंदुस्तान में जो गैस की रेट 80 रुपए है वो हमारे फिरोजाबाद में 35 रुपए है, तो इनको तो डबल का फायदा होता है। और जब इनको फायदा होगा तो ये पहले अपनी बात करेंगे कि हमारी बात करेंगे? आप बताइए। गैस के निर्धारण को लेकर यह भी तो कहा गया है कि अगर आप कोटी से अधिक खर्च करते हैं तो हायर प्राइस यानी 124 रुपए लगभग लगकर बिल में आएगा। तो उसके लिए कहीं ना कहीं गेल गैस और प्रशासन ने जो नियम बनाया है कि अगर आप जरूरत से ज्यादा खर्च करते हैं तो आपको इतना पे करना होगा। ये आपकी बात बिल्कुल सही है। जब गैल हमें एपीएम के द्वारा जो गैस मिली थी, सभी का एक कोटा निर्धारण किया गया था, लेकिन जब लोगों ने अपनी यूनिटें भरी करी तो उन्हें गैस की ज्यादा जरूरत पड़ी, तो फिर उन्होंने सरकार से मांग करी। उस समय जो सरकार थी उन्होंने आरएलजी के रूप में मान लो जो गैस की रेट थी उसको दे दिया, जो आम देश में जो रेट थी गैस की उस रेट पे दे दिया। एपीएम हमको मिल रही थी 9 रुपए पे, मतलब विशेष रियायत पर, ये सुप्रीम कोर्ट ने हमें दी थी। तो ये जो चंद लोग हैं उन्होंने 3 लाख घन मीटर आरएलजी के रूप में ले आए और उन्होंने एपीएम से मर्ज करा दी, मतलब 11 लाख में 3 लाख मिला दी, उन्होंने 14 लाख कर ली और रेट 1 करवा दी। तो फायदा तो वो उठा ले गए, लेकिन शहर के लिए क्या किया? शहर में एक फैक्ट्री के अंदर जो ऑटोमेटिक है वो ज्यादा से ज्यादा मेरे हिसाब से देती होगी तो 200-300 लोगों को कारोबार देती होगी, जो रोजगार देती है 200 लोगों को देती है। जबकि एक पॉट फर्नेस जो 3 टन सिर्फ कोटा खाती है, 3 टन, जबकि टैंक भट्टी जो खाती है वो खाती है 40 टन कोटा, और एक पॉट भट्टी खाती है सिर्फ 3 टन 4 टन कोटा, वो देती है 500 लोगों को रोजगार, और उससे जो जुड़े हुए लोग होते हैं वो लाखों में हो जाते हैं। तो आप बताइए किसको बोला प्राथमिकता मिलनी चाहिए? जो ज्यादा रोजगार देता है प्राथमिकता उसको मिलनी चाहिए, तो जो कम रोजगार देता है उसको प्राथमिकता मिलनी चाहिए। क्या लगता है, जैसे कि लोग कहते हैं कि चूड़ी जितनी गोल है उतनी ही पोल है, फिर उसके बावजूद ये आखिरकार समस्या का समाधान क्यों नहीं हो पा रहा? क्यों आप लोग आंदोलन करने के लिए लगातार बात हो जाते हैं, आंदोलन सड़कों पर उतर आते हैं, आप शिकायत नहीं करते, लिखित में कोई बात नहीं कहते, अधिकारियों से नहीं मिलते, जनप्रतिनिधियों से नहीं मिलते, केवल सड़कों पर उतरना क्या एक समस्या का समाधान है? अभी तक आज तक हम लोग सड़कों पर कहीं उतरे ना, हम कोई उद्यम करते हैं नहीं, उद्यम लोग नहीं कह रहा, हम लोग बहुत शांत। आप गेस्ट हाउस में एकत्रित हुए, उसके बाद एक नहीं, ये तो हम जनरली अपनी चर्चा कर रहे हैं कि आखिर में हम लोग अपना कारोबार को कैसे बचाएं, इसमें कोई दोष है क्या? नहीं, दोष की मैं बात नहीं कर रहा, आप लगातार जिस तरीके से चर्चा कर रहे हैं, मैं यही आपसे कहना चाह रहा हूं कि जो जिले के उच्च अधिकारी हैं, शासन प्रशासन है, जनप्रतिनिधि हैं, उनसे आप क्यों नहीं एक बार कहते कि इस समस्या का समाधान जल्द से जल्द करा दिया जाए? उनकी निगाह, क्योंकि करना उन्हीं को है जी, उनसे इस बात को क्यों नहीं रखते हैं आप? मैं राहुल जी अपनी एक कमजोरी बताऊं, जो हमारा चूड़ी उद्योग है, जो चूड़ी के हम व्यापारी हैं, वो बहुत छोटे छोटे तबके के हैं, और हमने अभी तक सिर्फ अपना काम, मतलब जैसे मान लो मैं हूं, मैं एक 5 लोगों को रोजगार देता हूँ, छोटा सा दुकानदार हूँ, छोटा सा, तो हम लोगों ने कभी भी ज्यादा मतलब यूनियनबाजी में उसमें विश्वास नहीं रखा। अब जैसे हम जितने पीरियड होते जा रहे हैं, तो अब हम लोगों ने एक प्लेटफॉर्म बनाने की जो है पहल की है। हमारे पीछे हजारों दुकानदार जुड़ गए, जो आपको खुद व्हाट्सएप पर आप देखते हो। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं कि हम प्लानिंग कर रहे हैं कि हम अपनी जो हमें परेशानी है उसका रोड़ा हम अपने शासन, विशेषकर डीएम साहब को एक ज्ञापन जरूर देंगे। कब देंगे? मतलब ज्यादा से ज्यादा कल या परसों में हम दे देंगे, क्योंकि हमें लग रहा है कि पूरे शहर में इस समय उहापोह की स्थिति हो गई। उहापोह का मतलब होता है कि आदमी, लोग सब भयभीत हो गए हैं कि आखिर में हम काम करेंगे कि नहीं करेंगे, क्या होगा, शहर में बेरोजगारी होगी, क्या होगा, ये सब में लोग उलझ गए हैं।
तो हम लोग जो है चर्चा पे चर्चा कर रहे हैं बराबर, जिससे कि हमारी बात शासन पे अच्छी तरीके से पहुंच जाए और शासन को मानना पड़े कि हम लोग जो शहर जिले में, जिले के अगल बगल जो जिले हैं हमारे 20 लाख लोग जुड़े हुए कम से कम। ये मैं कोई ऐसा नहीं कह रहा हूँ, मैं नाच से मार रहा हूँ आपको, ये मैं टिपिकल बात कर रहा हूँ कि फरीदाबाद जिले में 19 लाख की तो काउंटिंग है ही, आपको खुद मालूम है। अगल बगल के जो जिले हैं, आगरा है, फरीदाबाद है और मैनपुरी है, यहाँ तक चूड़ी का हमारा विस्तार है। एक एक घर में चूड़ी नग लगने जाती है, किसी पर कटाई होने जाती है, ये बहुत सी बातें हैं। तो लोग सब बेरोजगार हो जाएंगे अगर चूड़ी इस तरह नहीं मिलेगी, और छोटे छोटे लोग तो बर्बादी हो जाएंगे। ये पैनिक की स्थिति के लिए कौन जिम्मेदार है और क्या लगता है इन पैनिक की स्थिति पैदा करने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? नहीं, मैं किसी के ऊपर कोई शिकायत या कार्रवाई की बात नहीं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ डीएम साहब को ये निवेदन कर रहा हूँ कि डीएम साहब अपने ऊपर ये संज्ञान ले लें, क्योंकि बहुत उत्तम हमारे जो शहर के जो डीएम है बहुत ही उत्तम है कि ये छोटी छोटी बातों पर भी ध्यान देते हैं। क्योंकि आपने अभी देखा होगा कि गैस की थोड़ी कालाबाजारी हुई, तो उन्होंने हर गैस एजेंसी पर एक एक पर्यवेक्षक बैठा दिया अपना। उससे क्या हुआ कि आपने देखा वो लाइनें जो थी वो कम हो गई है, मैं खत्म तो नहीं कह सकता, लेकिन कम हो गई है। अब चूड़ी जुड़ाई और जलाई के लिए गैस मिल रही है पूरी? दो, जलाई का और चूड़ी का जुड़ाई का जो हमारा मजदूर है वो तो बेचारा बर्बाद हो गया है। क्योंकि आपको ये मालूम है कि जब जलाई और जुड़ाई नहीं होगी तो फिर फ्रेश चूड़ी आएगी कैसे? तो यही तो मैं समस्या आ रही है, जब तक हम उन छोटे लोगों को गैस मुहैया नहीं कराएंगे, उनको गैस मुहैया कराने का क्या प्रावधान है, कैसे? क्योंकि वो तो घरेलू सिलेंडर से करते हैं। तो घरेलू से करते हैं तो कोटा निर्धारित किया जाए, उनको तो प्रायोरिटी पे गैस दी जाए। अगर उनको गैस नहीं मिलेगी तो ब्लैक में खरीदेंगे, ब्लैक में खरीदेंगे तो सरकार की बदनामी होगी। तो हमारे जो अधिकारी जो है, मान लो हमारे डीएम साहब है, उनको इन सब चीजों का संज्ञान लेना चाहिए। दूसरी बात मैं आपको कह रहा हूँ कि जो जुड़ाई के जो हमारे जितने भी जुड़ैया भाई हैं, उनको मिट्टी के तेल का कोटा क्यों नहीं दिया गया आज तक? उनको फ्री में खरीदना पड़ रहा है, फ्री सेल में लेना पड़ रहा है। व्हाइट मिट्टी का तेल आ गया ना? व्हाइट मिट्टी का तेल नहीं है, वो तो आ गए। अच्छा, वो आ गए? बिल्कुल आ गए। उससे तो आपने देखा ना कितनी जनहानि हो रही है। तो आग तो पहले भी लगती थी डिब्बियों में, कभी नहीं लगी, आज से नहीं लगी। अरे पहले कभी कभार हो जाता था किसी गलती की वजह से, लेकिन अब तो आप देखते हो हर दूसरी तीसरे दिन कोई ना कोई आदमी मतलब अपनी जान दे ही देता है उसमें। तो इसको रोकना चाहिए कि जिस समय व्हाइट तेल आया था उस समय क्यों आप लोगों ने नहीं कहा कि भाई ये व्हाइट तेल नहीं है, हमें तो नीला ही चाहिए? जब तक आप हाईवे बनाओगे और आपको पता लगेगा कि उस पर चलने से कितना फायदा है कितना नुकसान है, जब तक आप बात उठाओगे। अब जब ये यूज करने लग गए लोग और उससे जनहानि होने लग गई तो बहुत सी शिकायतें आ रही है। आखिरी सवाल, चूड़ी व्यापारी चाहते क्या है? हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हमारे शहर में सुख शांति रहे और जो कारखानदार हमारा चूड़ी उद्योगपति कभी 30 का कभी 20 का 50 का % का जो बोर्ड लगा रहा है, उससे डीएम साहब को कह करके एक निजात लगानी चाहिए, मतलब रोक लगवानी चाहिए कि इस तरह की पैनिक ना फैलाएं और आपदा में अवसर न हुए। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ राजीव बंसल जी, सीधे तौर पर तमाम तरीके की चूड़ी उद्योग को लेकर समस्याएं और उन समस्याओं पर प्रकाश डालते हुए उनका यही कहना है कि कहीं ना कहीं चूड़ी उद्योग आज खतरे में है और इसे बचाने की बेहद आवश्यकता है, जिसको लेकर बंसल जी अपने साथियों के साथ डीएम साहब के पास जाएंगे, जनप्रतिनिधियों के पास जाएंगे, उन्हें ज्ञापन देंगे और एक ही मांग है कि साहब इस चूड़ी उद्योग को बचा लीजिए। अब ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि लगातार जो आरोप ये लगा रहे हैं कि आपदा में अवसर कुछ लोग ढूंढ रहे हैं, ऐसे अवसर ढूंढने वाले लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है और क्या चूड़ी उद्योग को संजीवनी मिलती है, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल चूड़ी उद्योग कहीं ना कहीं आज बंदी के कगार पर क्यों है, इस पर मंथन अवश्य करना होगा, क्योंकि फिरोजाबाद सुहाग नगरी के नाम से विश्वविख्यात है। जब इसकी पहचान चूड़ी ही नहीं रहेगी तो फिर साहब यहाँ के मजदूरों का क्या होगा, जो लाखों मजदूर कांच इंडस्ट्री में काम करते हैं। फिलहाल इस खास इंटरव्यू में इतना ही। सहयोगी मयंक शर्मा के साथ मैं देवाशीष शर्मा, सत्यमेव जयते।